सब्सक्राइब करें राजस्थान जीके को, साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल बजेगी तो आपको नई वीडियो की अपडेट मिलेगी। नमस्कार मित्रों, राजस्थान जीके ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो सेकंड ग्रेड के अंदर जो एक टॉपिक है शिक्षण विधियाँ, उनसे संबंधित है। तो शिक्षण विधियों के अंदर दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दल शिक्षण को। आज का जो हमारा टॉपिक है दल शिक्षण। दल शिक्षण होता है दोस्तों, दल शिक्षण के अंदर शिक्षकों की टोली होती है। दल शिक्षण में शिक्षकों की टोली होती है। इसमें कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए और 2 से अधिक हो सकते हैं, कितने भी, लेकिन कम से कम इसकी जो आवश्यकता है वह 2 शिक्षकों की होती है। कम से कम 2 होने चाहिए, अधिक कितने भी हो सकते हैं। ये सभी शिक्षक क्या करते हैं? छात्रों के समूह को पढ़ाते हैं, छात्रों के समूह का शिक्षण करवाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें और भी एक बात विशेष है कि जितने भी शिक्षक होते हैं वह सभी विषय विशेषज्ञ होते हैं, यानी उनको अपने विषय में महारत हासिल होती है। प्रत्येक शिक्षक अपने विषय का विषय विशेषज्ञ होता है, ठीक है दोस्तों। और सभी शिक्षकों में सहकारिता की भावना पाई जाती है। दल शिक्षण में ये शिक्षकों की टोली होती है, 2 या 2 से अधिक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाते हैं। प्रत्येक शिक्षक विषय विशेषज्ञ होता है और सहकारिता की भावना उसमें पाई जाती है। ये दल शिक्षण जो है दोस्तों वह 3 सिद्धांतों पर कार्य करता है। दल शिक्षण के मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को हम देखेंगे। सिद्धांत में पहला सिद्धांत है अधिगम का निरीक्षण का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है अधिगम का निरीक्षण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर ये दल शिक्षण कार्य करता है। दूसरा सिद्धांत है शिक्षक की जिम्मेदारी का सिद्धांत। शिक्षक की जिम्मेदारी का सिद्धांत, इस सिद्धांत पर भी दल शिक्षण कार्य करता है। और तीसरा जो सिद्धांत है दल शिक्षण का वह है तत्पर रहने का सिद्धांत। तत्पर रहने का सिद्धांत, इस सिद्धांत पर भी दल शिक्षण कार्य करता है। तो आपको ये 3 मुख्य सिद्धांत जो है इनको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब दल शिक्षण जो है सिद्धांत हो गए, इसमें क्या होता है हो गया, लेकिन अब है ये कार्य कैसे करता है। दल शिक्षण का कार्य किस प्रकार से, दल शिक्षण में शिक्षण किस प्रकार से कराया जाता है, उसकी जो कार्य प्रणाली है इसको भी हम 3 सोपानों में बांट देते हैं। दल शिक्षण की कार्य प्रणाली को 3 सोपानों में बांटते हैं। इसमें से पहला सोपान जो है वह है नियोजन, यानी कि शिक्षण कराने से पूर्व प्लानिंग की जाती है कि हम किस प्रकार से शिक्षण करवाएंगे, कौन सा टॉपिक लेंगे। इस प्रकार का जो नियोजन है यानी प्लानिंग कराई जाती है। सबसे पहले प्लानिंग की जाती है और इसका द्वितीय चरण है यानी क्रियान्वयन, यानी उसको हम क्रियान्वयन शिक्षण किस प्रकार से करवाएंगे, क्रियान्वित करना होता है। ये जो क्रियान्वयन जो होता है, जैसे शिक्षण करवाना, क्लास में टीचिंग करवाना है, वो होता है क्रियान्वयन। इस क्रियान्वयन में सभी अध्यापकों का सहयोग अपेक्षित है, यानी सभी अध्यापकों के सहयोग से ही शिक्षण कराया जाता है। प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग शिक्षक होता है और सभी शिक्षक मिलकर अपने अपने विषय का शिक्षण करवाते हैं, अध्यापन करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका जो तृतीय सोपान है, थर्ड स्टेप, वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होता है दोस्तों, जो भी शिक्षण करवाया जाता है उसमें छात्र को कितना अधिगम हुआ उसका मूल्यांकन किया जाता है। कितना अधिगम हुआ उसका मूल्यांकन किया जाता है और कितना व्यवहार में ढाला उसने, जो भी शिक्षण करवाया है उस शिक्षण से जो बालक होता है या छात्र होता है उसने अपने जीवन में उस शिक्षण को कितना डाला, यानी व्यवहार में उस चीज को लाया कि नहीं लाया और उसको कितना अधिगम हुआ। इन सब बातों की जानकारी जो है वो मूल्यांकन के अंतर्गत होती है। तो उसकी जो कार्य प्रणाली है उसको 3 सोपानों में बांट सकते हैं, 3 स्टेप। फर्स्ट इज प्लानिंग, दूसरा क्रियान्वयन और तीसरा मूल्यांकन है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे प्रारूप की। तो इसमें जो प्रारूप होते हैं, प्रारूप में हम बताएंगे कि इसमें 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र और प्रयोगशाला सत्र। 3 सत्र होते हैं, आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र और प्रयोगशाला सत्र। जो दोस्तों सबसे पहला है आम सभा सत्र। इस सभा सत्र में क्या होता है, विषय पर विचार विमर्श किया जाता है। जो भी विषय हैं उन विषयों पर विचार विमर्श करते हैं और उसमें विचार विमर्श में जो भाग लेते हैं वो होता है एक प्रमुख शिक्षक और अन्य शिक्षक। एक शिक्षकों की टोली होती है, उनमें से एक शिक्षक को प्रमुख बना देते हैं, वह प्रमुख शिक्षक होता है और उसके साथ में अन्य जितने भी शिक्षक होते हैं वह सभी आपस में बैठकर विषय पर विचार विमर्श करते हैं। दूसरा जो सत्र होता है उसको हम कहते हैं लघु सभा सत्र। लघु सभा सत्र के अंदर होता है दोस्तों, जो भी आम सभा सत्र के अंदर विचार विमर्श किया गया है उसमें जो कमी रह जाती है उन कमियों को पूरा करने का कार्य जो है लघु सभा सत्र के अंदर किया जाता है। इसमें भी प्रमुख शिक्षक और अन्य शिक्षक ही शामिल होते हैं।
ठीक है दोस्तों। और अगला जो स्टेप आता है वो है प्रयोगशाला सत्र। प्रयोगशाला सत्र जो अंतिम सत्र है, इस सत्र में क्या होता है, छात्र व शिक्षक, ठीक है दोस्तों, इसमें छात्र भी साथ में इंक्लूड होंगे। इन दोनों सत्रों में छात्र नहीं थे, लेकिन प्रयोगशाला सत्र में छात्र भी हैं और शिक्षक भी हैं। ये दोनों क्या करते हैं, जो भी आगामी प्रयोग होगा, जो भी आगे जो प्रयोग किया जाएगा, उस प्रयोग पर वो तर्क वितर्क करते हैं। प्रयोग पर तर्क वितर्क करने का कार्य छात्र और शिक्षकों के द्वारा किया जाता है प्रयोगशाला सत्र में। ठीक है दोस्तों। अब है दल शिक्षण विधि जो है, इस दल शिक्षण विधि के लाभ क्या हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं। ठीक है दोस्तों। तो लाभ की बात करें दल शिक्षण विधि की, तो इसमें संतुलित सामाजिक विकास होता है। दल शिक्षण से संतुलित सामाजिक विकास होता है। वाद विवाद से नियोजित शिक्षण होता है। इसमें लाभ यह है कि वाद विवाद होता है, इसमें छात्र और शिक्षक आपस में वाद विवाद करते हैं और छात्रों के मध्य में भी वाद विवाद होता है। और जैसे कि हम कहते हैं आम सभा सत्र में विचार विमर्श होता है, तो वह वाद विवाद भी होता है शिक्षकों के मध्य। तो उससे क्या होता है, नियोजित यानी एकदम सही तरीके से शिक्षण करवा सकते हैं। जो भी शिक्षण की कमियां हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। छात्रों को विषयों की अधिक जानकारी होती है। विषयों की अधिक जानकारी होनी है क्योंकि प्रत्येक विषय के लिए एक विषय विशेषज्ञ होता है, तो छात्रों को विषय की अधिक जानकारी होनी है। और उसकी सीमाएं क्या हैं, यानी उससे हमें हानियां क्या है या कह सकते हैं सीमाएं क्या हैं। तो सबसे पहली जो है वो है आर्थिक भार अधिक होता है। देखो इसके लिए प्रत्येक विषय के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है और विषय विशेषज्ञ बहुत ज्यादा जो है पैसा लेते हैं, तो आर्थिक भार तो अधिक होना ही है। समन्वय करने में कठिनाई होती है। देखो दोस्तों, जब एक से अधिक शिक्षक होंगे तो उनमें आपस में खींचतान तो होती है, तो वो आपस में समन्वय भी नहीं कर पाते कभी कभी, तो समन्वय करने में कठिनाई होती है। सहयोग की भावना कम पाई जाती है। एक से अधिक शिक्षक होंगे तो उनमें किसी एक आधा शिक्षक तो ऐसा होगा जो सहयोग नहीं करेगा, यानी कि किसी में सहयोग की भावना कम पाई जाती है, जिससे जो बना बनाया काम है वो बिगड़ जाता है। इसलिए इसकी सीमा यह भी है कि सहयोग की भावना कम पाई जाती है। और अगला जो है और मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है विषय विशेषज्ञों का आसानी से उपलब्ध होना कठिन है। दल शिक्षण में विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है और विषय विशेषज्ञ जो होते हैं दोस्तों, वह आसानी से उपलब्ध नहीं होते, हर जगह उपलब्ध हो ही नहीं सकते। उसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, खोजना पड़ते हैं शिक्षक को। तो दोस्तों ये तो था आज हमारा दल शिक्षण, और अगले वीडियो में हम और भी जो शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों।